हेलो दोस्तों, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। कल हमने इंडियन पॉलिटी का हमने पहला लेक्चर लिया, उसमें बताया संवैधानिक विकास। तो हम ये यूपी पीसीएस 2025 और आरओ री एग्ज़ाम अभी जो हाल ही में होगा, अप्रैल मई जून जो भी संभावित डेट बता रहे हैं, होना तो है ही एग्ज़ाम। आप तैयारी करते रहें। और जीएस है ना, जीएस के साथ साथ आज शाम से मैं या कल सुबह से हिंदी भी देना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब एक टाइम हमारा जीएस चलेगा और एक टाइम हमारा हिंदी का चलेगा। हिंदी जो आरओ के जो 6 टॉपिक हैं मैं उसको कवर करूंगा। मैं इसकी एक वीडियो डालूंगा सबसे पहले, तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। आगे चलो बात करते हैं संवैधानिक विकास की। संवैधानिक विकास हमने कंप्लीट करा दिया था, आपको बेहतर लगा होगा। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, जैसे कि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। मैं कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल भी कंप्लीट कराता जा रहा हूँ। आप नोट डाउन कर सकते हैं पेन कॉपी लेके, और या फिर बाद में भी देख सकते हैं। और वीडियो को अगर लग रहा है स्लो है तो आप 1.25 पे या 1.5 पे भी करके देख सकते हो, आपको सारा समझ में आएगा। मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंप्लीट करा रहा हूँ। आइए देखते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो संरचना है देश के लिए बनी हुई है। और संविधान का अर्थ है सम प्लस भी विधि या विधान, कानून जो देश के लिए एक समान है ना। तो ये आप देख सकते हैं, संविधान सम प्लस विधान या विधि या कानून। विधि या कानून में क्या है, नियम है। आप देख सकते हैं ये नियम है, ये कानून है। नियम जो होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोल सकते हैं हम, और कानून जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स। एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया गया है इसमें, है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये जो नियम होते हैं वो बाध्यकारी नहीं, और जो कानून होते हैं बाध्यकारी होते हैं, है ना। संसद के थ्रू होता है, अमेंडमेंट वगैरह होता है, संशोधन वगैरह होता है, उसके माध्यम से जो कानून बनते हैं, या हमारे संविधान में ये कानून मौजूद हैं। ये बाध्यकारी हैं, मतलब जस्टिसेबल हैं। आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, है ना। आपको पता होगा जब कोई लॉ अगर न्याय संगत नहीं है और वो फंडामेंटल राइट का, मतलब मौलिक अधिकार का वायलेंस करता है, फंडामेंटल राइट का वायलेंस करता है, तो उसको जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसको अवैध घोषित करके उसको हटा देती है। तो ये बाध्यकारी है, मतलब ये वाद योग्य है, उसमें हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में 226 के तहत चैलेंज करते हैं। जो आपकी 5 रिटें होती हैं आर्टिकल 32 के तहत, ये आप कर सकते हो। उसके बाद में आप देखेंगे संविधान रूल्स और लॉ समान होते हैं नागरिकों के लिए, देश के लिए, है ना। देश के किसी भी नागरिक के लिए समान होते हैं। और देश की जो परिभाषा है, सब आप देख सकते हैं, देश की जो परिभाषा है राज्य की, और भारत की जो परिभाषा है। और कहने के लिए भारतीय संविधान में जो राज्य की डेफिनेशन है, संघराज्य जैसे, तो उसकी डेफिनेशन एक, उसके लिए निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, और सरकार होनी चाहिए एक स्थायी, मतलब अस्थायी सरकार होनी चाहिए, मतलब 5 साल के लिए जो चेंज होती है। डेमोक्रेसी का रूल है ये। और संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब है एक देश से दूसरे देश के में जो व्यापार है हम वो कर सकते हैं स्वतंत्रता से, साथ में किसी के अधीन ना हो देश, मतलब किसी का आधिपत्य ना हो देश में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, संप्रभुता। संप्रभुता का जो अर्थ है उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी। ये शब्द पूछा जाता है। आप देख सकते हैं सर्वोच्च सुपर है और शक्ति भी है, सर्वोच्च शक्ति है ये। मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाया है यहाँ पर, जैसे कोई भारत देश है, भारत देश में एक प्रांत है हमारा, मतलब कोई राज्य है छोटा, जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है। मतलब हमारा देश आदेश दे सकता है किसी राज्य को, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है, पर लेकिन जो यूपी राज्य है वो भारत को, मतलब भारत की सरकार को या केंद्र सरकार को आदेश नहीं दे सकता है। ये है सॉवरेनिटी।
प्रांत की बोले हम, प्रांत में क्या होता है, प्रांत में एक जनसंख्या होगी, भूभाग होगा, सरकार होगी प्रांत में, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं होती है, संप्रभुता नहीं होती है प्रांत में, क्योंकि केंद्र सरकार और भारत सरकार के अधीन ही ये रहते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है शब्द है, और राज्य और इसमें देश प्रेम भी आता है। राज्य तो शामिल होगा ही होगा। राज्य की जो तत्व थे, राज्य के जो कौन से तत्व थे आपको पता होगा, राज्य के ये 4 तत्व थे। 4 तत्वों को मिला के, इन 4 तत्वों को मिला के प्लस इसमें देश प्रेम और जोड़ दो, देश प्रेम और जोड़ दो, तब इन 4-5 चीज़ों को मिला के राष्ट्र नेशन का निर्माण होता है। राज्य बराबर प्रांत प्लस संप्रभुता, है ना, और राष्ट्र का मतलब राज्य प्लस देश प्रेम। राज्य से सबसे बड़ा राष्ट्र होता है और सर्वोपरि भी होता है। उसके बाद देखेंगे भारत, है ना, भारतीय संविधान में हमारा राज्य और संघ राज्य भी हम इसको बोलते हैं। यूपी को हम प्रांत बोलेंगे, बोलचाल में हम राज्य भी बोल देते हैं। आर्टिकल एग्जाम्पल के रूप में मैंने आर्टिकल यहाँ दे दिया है, लेकिन मैं आर्टिकल आगे पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको एक जो उसकी स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का या राज्य व्यवस्था का, मैं उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, जो उसकी टर्मिनोलॉजी है। आप देखेंगे इसको, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत अथवा अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुसूची फर्स्ट में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भारत है ना। आप देखेंगे देश, राज्य, राष्ट्र, संघ राज्य, ये अलग अलग अवधारणा हैं। ये देश क्या है, देश है आपकी भौगोलिक अवधारणा। राजनीतिक, ये राज्य क्या है, राजनीतिक अवधारणा। राष्ट्र क्या है, सांस्कृतिक अवधारणा। और आपका संघ राज्य क्या है, संवैधानिक अवधारणा। ये चारों आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलेंगे राज्य व्यवस्था। अब संविधान के, भारतीय संविधान के बाद में अब राज्य व्यवस्था का भी देख लेते हैं पोस्टमार्टम। राज्य का मतलब राज्य, देश, व्यवस्था का मतलब व्यवस्थित। राज्य की एक व्यवस्थित सरकार होगी, आप देख सकते हैं डेफिनेशन, राज्य की एक व्यवस्थित सरकार होगी, है ना। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है जिसको हम राज्य या स्थायी, और ये सभी व्यक्ति होते हैं इसमें। और व्यवस्थित सरकार में क्या होता है ना, सरकार परिवर्तन मूर्त होती है, परिवर्तन है इसमें, कुछ ही व्यक्ति होते हैं इसमें। सरकार के 3 अंग देखेंगे आप, इन्हीं 3 अंगों पर ये सरकार टिकी होती है, इसी से हमारा सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देख सकते हैं व्यवस्थापिका जिसको हम विधायिका और लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कार्यपालिका जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, न्यायपालिका जिसको हम जुडिशरी बोलते हैं। लेजिस्लेटिव का अर्थ, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, कार्य क्या है, वो है विधि बनाना। लेजिस्लेटिव का कार्य क्या है, विधि बनाना। कार्यपालिका का क्या कार्य है, उसको एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना। न्यायपालिका का क्या कार्य है, उसे लागू करना। जब कोई विधि बनती है उसको ये क्रियान्वित करते हैं, और ये क्रियान्वित किसके लिए हो रही है, लोगों के लिए हो रही है। अगर वो लोगों के लिए हो रही है, अगर वो न्याय संगत है, फंडामेंटल राइट का वायलेंस नहीं कर रही है, फंडामेंटल राइट तो वायलेंस के साथ साथ न्याय संगत है या नहीं, ये इस अपनी निगरानी में रखता है। न्यायपालिका देखती रहती है कि ये जो कानून बना है ये क्रियान्वित हो रहा है, न्याय संगत है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति इसको चैलेंज करता है न्यायपालिका में और न्याय संगत नहीं है, तो इसको रद्द कर देते हैं उस कानून को। ये कार्य है तीनों का, ये तीनों चैन है एक तरीके से, ये दोनों एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम करते हैं, और ये इंटीग्रेट है, ये अलग है बिल्कुल, इसका इन दोनों का हस्तक्षेप इसमें नहीं है। और ये निगरानी मतलब ये रडार है एक तरीके से, जब कोई भी चीज़ें गलत होंगी तो ये निगरानी रखता है। व्यवस्थापिका देखेंगे अब सबसे पहले हम, व्यवस्थापिका में क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें संघ केंद्र है ना, जो संसद को बोलते हैं। राज्य प्रांत मतलब विधानमंडल है ना। स्थानीय स्तर को देखेंगे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था होती है, नगर निगम वगैरह होते हैं। इसमें ग्राम है ना,
शहर और नगर हैं, ग्राम सभा है और नगर पालिका है। फिर उसके बाद देखेंगे आप नीचे आएंगे एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका मैंने बताया, 3 पार्ट बताया मैंने, है ना। एक तो विधायिका बताई, फिर कार्यपालिका बताई, फिर न्यायपालिका बताई। तो हम कार्यपालिका देख रहे हैं। इसमें क्या है, केंद्र है, इसमें राज्य है, इसमें स्थानीय सरकार है। तो इसमें देखेंगे पीएम सहित मंत्रिपरिषद होंगे। ये पीएम एक बीच में होगा और उसके मंत्री होंगे। मंत्री की जो काउंसिल होती है वो होती है। तो केंद्र सरकार तैयार होती है। राज्य को देखेंगे, सीएम सहित मंत्री सहित होंगे इसमें। जैसे एक सीएम होगा, फिर उसके जो मंत्री होते हैं कैबिनेट के, वो होंगे। ठीक है, यही एग्जीक्यूट करते हैं इसको। जो भी लॉ आता है वहाँ बनेगा संसद में, है ना, और राज्य में विधानमंडल में बनेगा। तो यहाँ पे वो लागू करते हैं, ये एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं। स्थानीय स्तर पे प्रधान होता है, वार्ड मेंबर होते हैं। इधर मेयर होता है। तो यहाँ पर नगर निगम के जो वार्ड पार्षद होते हैं वो होते हैं। उसके बाद देखेंगे न्यायपालिका, ये इंटीग्रेटेड होती है। सबसे पहले देखो आप, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सबसे नीचे जो न्यायालय होता है वो अधीनस्थ न्यायालय होता है, जो डिविजनल होता है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होता है। उसके बाद आप देखेंगे व्यवस्थापिका, और विस्तार से देख लेते हैं इसको। व्यवस्थापिका को केंद्र होगा, है ना, संसद होगी। संसद में कौन कौन से पार्ट होंगे, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा सदन और लोकसभा सदन। इसको हम उच्च सदन बोलते हैं, राज्यसभा को। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। ऐसे ही हम विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल में क्या होगा देख सकते हैं आप। विधानमंडल में राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगी और विधानसभा होगी। इसको जैसे राज्यसभा है, यहाँ विधान परिषद है ना। आप देख सकते हैं यहाँ राज्यसभा है, यहाँ विधान परिषद है। इधर लोकसभा है तो इधर विधानसभा है। इसको हम निम्न सदन बोलते हैं, इसको भी निम्न सदन बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे ये आपका स्थानीय स्तर पर भी चेक कर लेते हैं। ग्राम सभा होगी, नगर पालिका होगा। ग्राम जनता होगी यहाँ, नगर की जनता होगी यहाँ पर 18 वर्ष पूर्ण, यहाँ पे भी 18 वर्ष, मतलब जो मतदान दे सकते हैं और इलेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कार्यपालिका को और विस्तार से। कार्यपालिका एग्जीक्यूट जो करता है, केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, राज्य में मुख्यमंत्री होगा, स्थानीय में प्रधान होगा और मेयर होगा। एग्जीक्यूट जो कराते हैं ये इनके प्रमुख हैं। राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री, केंद्र का प्रमुख प्रधानमंत्री, स्थानीय निकाय का प्रधान, जिला मतलब ग्रामीण का प्रधान होता है और नगर का मेयर होता है। जुडिशरी में आप देखेंगे इंटीग्रेटेड है, आपको मैंने बताया इसको। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बेंच की टीम गठित करा सकते हैं। अब तक जो 34 हैं, 33+1 है ना। कमेंट में आप बताएं कि जो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है। अब तक की जो अधिकतम जो जजों की जो बेंच बैठी है, जो गठित हुई थी, वो केशवानंद भारती विवाद था सबसे चर्चित। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, मूल ढांचे को वायलेंस हो रहा था, उसके लिए ही लड़ा गया था। पार्ट है या नहीं फंडामेंटल, इसलिए तो इसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए ये केशवानंद भारती वाला विवाद बहुत चर्चित विवाद है। उसको आप देखेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे विस्तार से। देसी रियासतों का एकीकरण देख सकते हैं आप। देसी रियासतों का एकीकरण, रियासती मंत्रालय पटेल जी थे। रियासती मंत्रालय पटेल के अंडर में था, बीवी कृष्ण मेनन थे। तो आप देखेंगे बहुत सारी जो छोटी छोटी हमारी वो थी रियासतें, कम से कम 600 के आसपास, 600 के लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूँ तो आप ये मत बोलना कि डेटा क्या है। 600 के समथिंग जो देश में जो रियासतें थीं, इसमें जो चर्चित रियासतें थीं जिन्होंने मतलब मिलने के लिए भारत में मिलने के लिए मना कर दिया था, तो पटेल जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई देश के एकीकरण में। जैसे ब्रिटेन, उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था और लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बना।
लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बना विंस्टन चर्चिल के बाद। 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा लॉर्ड एटली ने की। जून 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल बना। फिर उसके बाद में 3 जून 1947 को जून प्लान तैयार हुआ। जून प्लान तैयार होने के साथ 4 जुलाई 1947 से 18 जुलाई 1947 तक स्वतंत्रता एक्ट 1947 बना। उसके बाद स्वतंत्रता एक्ट 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। देशी रियासत स्वतंत्र हुई